टिश्यू को स्टेन करके देखें। क्योंकि ये इतनी प्रोसेसिंग, इतनी बायोप्सियों के पूरे महँगे-महँगे प्रोसीजर और टाइम कंज्यूमिंग और पेनफुल, उस अगर हम उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके इतने केमिकल से गुज़ार के उस सेक्शन को माइक्रोस्कोप के स्लाइड के ऊपर डाल देंगे ना, तो आप लोगों को उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। वो एक व्हाइट सा एक बारीक-सी परत है। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में वो कोई चीज़ तभी नज़र आती है जब उसका कोई कलर हो। क्योंकि अगर एक ट्रांसपेरेंट सी चीज़, व्हाइट सी एक चीज़ सामने चीज़ हो, आपको फ़ील नहीं होती। जैसे ग्लास ही है, साफ-सुथरा हो तो वो कितने प्रैंक्स आते हैं कि वो लोग समझते हैं कि यहाँ ग्लास है लेकिन होता नहीं है, और कभी समझते हैं कुछ भी नहीं है और आगे ग्लास है। तो वो इतना थिन सेक्शन आप लोगों को फ़ील होगा जैसे कोई धुंधला-सा कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन वो दिखेगा कुछ नहीं। इसलिए बस उसको कलर करना पड़ता है। कलर के बगैर वो नज़र नहीं आता, तो कलरिंग के लिए वैसे ही जैसे क्या उसको कहते हैं ग्रैम स्टेन, ग्रैम स्टेन में बैक्टीरिया को कलर करते हो, हेमाटोलॉजी के अंदर या लिशमन स्टेन के अंदर ब्लड की फ़िल्म बना के उसको स्टेन करते हो, ताकि एक ख़ास कंपोनेंट्स को, न्यूक्लियस को कोई अलग कलर मिल जाए और साइटोप्लाज़्म को कोई अलग कलर मिल जाए, ताकि हम एक तो चीज़ को देख सकें, फिर साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस का डिफ़रेंस देख सकें और उसकी अपीयरेंस तो ओवरऑल देख सकें। तो ये है। इसी तरह हिस्टो में भी टिश्यू के लिए वो ऊपर कोई स्टेन्स डालते हैं ताकि ना वो टिश्यू नज़र आने लग जाए, और फिर कभी-कभी ऐसा करते हैं कि हम उसमें साइटोप्लाज़्म और न्यूक्लियस को डिफरेंशिएट करने वाली डाइस डाल देते हैं ताकि इनका डिफरेंस पता चल जाए। वो कैंसर के फीचर्स होते हैं ना कि वो एनसी रेशो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज़्म रेशो जो होती है ना वो बदल जाती है। फिर वो न्यूक्लियस के साइज़ बड़े हुए हो जाते हैं, ब्लबिंग टाइप, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो ये देखने के लिए। फिर हिस्टो में कुछ ऐसी स्टेन्स होती हैं जिसमें फिर ना हमें टिश्यू के स्ट्रक्चर से लेना-देना नहीं होता कि वो कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता। बल्कि हमें लेना-देना हो जाता है कि उसमें कुछ ख़ास मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट हैं या नहीं है। जैसे ग्लाइकोजेन, आयरन, भले उसमें टिश्यू का स्ट्रक्चर जैसा कैसा भी हो। आयरन के स्टोर्स हैं तो कह कह दिया है, नहीं है तो कह दिया डिप्लीशन, आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन के स्टोर्स भी नज़र नहीं आ रहे। ग्लाइकोजन नॉर्मल दिख रही है लिवर के टिश्यू में तो है, वो पिंक कलर की दिख रही है, और अगर नहीं दिख रही या कम हो गए तो कह दिया कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स हो गए हैं। तो ये सारा काम स्टेनिंग ही है। हिस्टो डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, आधे से ज़्यादा लेबोरेटरी स्टेनिंग वाली चीज़ों के बै वो क्या होता है बेंच ने कवर की हुई होगी, उसके ऊपर एचएनई के ढेर सारे रिएजेंट्स होंगे, उसके ऊपर पीएस, पीएसडी, पेप स्टेन, मॉडिफाइड जिम्सा, वो मॉडिफाइड जेडएन और रेटिक, ट्राइक्रोम, कितनी तरह की ना स्टेन्स होगी किसी में। जैसे ट्राइकोम है तो उसके अंदर क्या होगा कि वो कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर और बेसमेंट मेम्ब्रेन को अलग-अलग डिफरेंशिएट करवाएगी। तो यही काम होता है। तो स्टेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच a color is imparted to section tissues. Specially manufactured dyes are used for this purpose. तो ये जिस तरह ज़ेडएन के लिए अलग से सॉल्यूशन है और फिर ग्रैम के लिए अलग है, इसीलिए इनके लिए भी अलग-अलग होते हैं। तो these dyes are prepared by adding an oxochrome to a chlorophore. अब ये जो असल में वो डाई होती है ना, उसके अंदर उसके जो 2 हिस्से होते हैं, उस डाई का जो मॉलिक्यूल उसके 2 जो कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलते हैं ऑक्सोक्रोम और एक को बोलते हैं फोर। क्लोरोफोर वो उसका एंटिटी होती है उस मॉलिक्यूल की जो कलर्ड होती है, और ऑक्सोक्रोम कलरलेस होती है। उसने उस चीज़ को बाइंड करना होता है जिस चीज़ को हम कलर करने जा रहे हैं। जैसे ग्लाइकोजन को कलर करना है ना, तो क्रोमोफोर बज़ाते खुद जो कि कलर कंपाउंड है ना, वो बाइंड नहीं कर सकता ग्लाइकोजन को। तो वो ग्लाइकोजन को बाइंड करने के लिए उस डाई के अंदर एक ऑक्सोक्रोम डाला जाएगा जो कि उस क्या कहते हैं ग्लाइकोजन के साथ बाइंड कर सके। तो फिर एन ऑक्सोक्रोम इज़ अ कंपाउंड व्हिच व्हेन एडेड टू ए क्रोमोफोर फॉर्म्स अ डाई। तो बगैर एक अकेला क्रोमोफोर के वो डाई नहीं बन सकता, वो किसी चीज़ को रंग नहीं दे सकता जब तक ऑक्सोक्रोम ना हो। जैसे ये है ना कि साद को हमने कलर करना है, तो अदील और एक लड़का पता नहीं उसका कुछ तो नाम है, अज़हर को कर लो। तो अदील है तो कलर,
जिसकी वजह से ना इसने साथ में कलर हो जाना है। लेकिन ये क्रोमोफोर, ये इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि ये ना इसको पकड़ सके। तो इसके साथ इसका दोस्त है अज़हर, वो ये कंप्लीट डाई बनी। अब ये जब इसके पास जाएँगे साद के पास, तो ऑक्सोक्रोम के तौर पे एक्ट करेगा साद, वो इसको बाइंड कर लेगा साद को, और ये साद कलर हो जाएगा अदील की वजह से। तो अब दिस में बी एसिडिक और बेसिक। तो ये जो होता है ना ऑक्सोक्रोम, वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक का भी होता है। तो जो एसिडिक नेचर का ऑक्सोक्रोम होगा वो सारे बेसिक कंपोनेंट्स को पकड़ेगा, और जो बेसिक नेचर का ऑक्सोक्रोम होगा ना वो सारी एसिडिक चीज़ों जो होंगी ना सेल्स के अंदर उनको पकड़ेगा, और उसकी वजह से ना क्लोरोफोर जो उसके साथ अटैच, उस वजह से वहाँ कलर डेवलप हो जाएगा। तो ए क्रोमोफोर इज ए कंपाउंड विच ऑल्दो कलर्ड doesn't have the properties of a dye or stain। तो मतलब जो अकेला क्रोमोफोर है ना, वो होता तो कलर्ड है, उसका एक रंग होता है, लेकिन वो अकेला स्टेन नहीं कर सकता जब तक उसके साथ ऑक्सोक्रोम ना अटैच हुआ हुआ हो, मतलब अज़र ना हो। द डाई स्टेन द टिश्यूज बाय बाइंडिंग विद स्पेसिफिक साइट। तो बस वही बात है कि जो स्टेनिंग होती है वो तभी हो पाती है कि जब उसको डाई स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड कर जाए। अगर जैसे कोई एक एसिडिक डाई डाली है टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के अंदर बेसिक कुछ है ही नहीं, तो वो कोई नहीं उन्होंने वहाँ बाइंड करना, और स्टेन भी कोई नहीं करना। इसी तरह अगर बेसिक डाई डाल दिए और आरबीसीज के ऊपर डाल दिए, आरबीसीज में एसिडिक कुछ होता ही नहीं है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें कोई नहीं स्टेन करना, वो स्लाइड फीकी की फीकी ही रह जाएगी। तो जब तक स्पेसिफिक आगे टारगेट टारगेट मौजूद है, वो चीज़ें कलर्ड होंगी, वो बाइंड हो के कलर हो जाएंगी। लेकिन अगर टारगेट नहीं है तो बाइंड नहीं होने वाली। तो कंपाउंड्स आर मॉडर्न हेल्प इन अचीविंग दिस बाइंडिंग। अब एक ऊपर से ना मॉडर्न डाला जाता है, वो क्या होता है कि वो उस बाइंडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, तो कलर मजबूत हो जाता है, फिर वो धुलता नहीं है। जैसे दुपट्टे वगैरह भी होते हैं ना, या कपड़े के कलर, वो क्या उसको तो रंग साज के पास लेके जाते हैं ना, तो अगर उसको कलर करवाएं तो उसके बाद भी ना वो उसमें पता नहीं एक होता है फटकड़ी डालते हैं, और पता नहीं एक और सेक्शन बी के बच्चे बोल रहे थे, वो एक कम मटेरियल होता है वो उसमें डालते हैं ना, तो वो जो भी आप कपड़ा या लिनन कलर करवा रहे होते हो उसका रंग पक्का हो जाता है। तो जैसे ग्रैम स्टेन जब आप लोगों ने पढ़ी, उसके अंदर जब क्रिस्टल वॉलेट डालते हैं फिर उसके ऊपर डीकलराइजर डालते हैं ताकि एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉलेट उड़ जाए, और फिर जब आयोडीन डालते हैं ना, आयोडीन का मकसद यही होता है कि वो उस रंग को पक्का कर दे। तो वो एज ए मॉर्डेंट काम आता है। आयोडीन की वजह से कोई ब्राउन कलर उसमें आता नहीं है, लेकिन वो मॉर्डेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो अब है जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन्स। ओवरऑल अगर हिस्टो के अंदर यूज़ होने वाली जो स्टेन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाए तो वो किस तरह की कैटेगरीज की हैं, तो वो जनाब इस तरह की कैटेगरीज की होती हैं कि कुछ डाइज होती हैं एसिडिक, वो उनकी पीएच होती है लो, तो वो जब टिश्यूज़ के ऊपर डाली जाती हैं तो जो उनको बेसिक चीज़ मिलती है ना उसके साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं, क्योंकि पीछे सारी वो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, असल वाली प्योर केमिस्ट्री। तो वो फिर जो भी बेसिक चीज़ें होंगी उनको स्टेन कर देंगी। अब उनको जो कलर देना है ना, वो डिपेंड करता है कि उस एसिडिक डाई के अंदर जो क्लोरोफोर है उसका क्या कलर है। अगर ब्लू होगा तो वो ब्लू कर देंगे, अगर पिंक होगा पिंक, रेड होगा रेड कर देंगे, मैजेंडा हुआ तो मैजेंडा। इस टाइप के कलर होते हैं हिस्टो के अंदर। फिर आता है जो बेसिक डाइज। बेसिक डाइज के अंदर जो होता है वो ऑक्सोक्रोम, वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो सिर्फ एसिडिक नेचर की चीज़ों को पकड़ सकता है। तो वो फिर उनको जब बाइंड करेगा तो साथ में क्लोरोफोर की वजह से ना उनको एक कलर आ जाएगा। फिर तीसरी आती है न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर दोनों डाइज डली होती हैं एक ही वक्त में। तो उसके अंदर ना अक्सर ऐसा होता है कि वो जब हम डाई डालते हैं तो जो उसका बेसिक कंपोनेंट होता है वो सेल्स के एसिडिक को स्टेन कर देता है, और एसिडिक कंपोनेंट सेल के बेसिक कंपोनेंट्स को स्टेन कर देता है। और अक्सर इस तरह की स्टेन्स में दो कलर होते हैं क्योंकि दो डाइज जो इकट्ठी डली हुई है, और लॉजिक भी यही बनता है कि एक ऑक्सोक्रोम को एक खास एक अलग तरह का क्लोरोफोर अटैच होना चाहिए, और दूसरे वाले ऑक्सोक्रोम को दूसरे कलर का
क्लोरोफॉर्म 4 अटैच होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों के साथ फिजिकल क्लास ले रहा होता, आप लोगों ने कहना था कि कोरोना हो रही है, तो आप लोगों ने डर के मारे भाग जाना था। नहीं सर, हम इतने बेहिस लोग नहीं है। अच्छा, तो अब ये हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। एसिड स्टेन, इन एन एसिड स्टेन द एसिडिक कंपोनेंट इज कलर्ड एंड द बेसिक कंपोनेंट इज कलरलेस। वो बेसिक कंपोनेंट कौन सा होता है? वो जो टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है, तो उसको इसने स्टेन करना होता है। तो इसकी एक एग्जांपल है एसिड फुस्चिन। हाँ, आप लोगों ने ना कार्बोल फुस्चिन के नाम सुना हुआ है? यस सर। जेडन में यूज होता है, और मॉडिफाइड जेडन में टीबी के यस बैक्टीरिया सर। को कलर देने के लिए। तो यहाँ पे जो यूज होता है तो इंसानी टिश्यूज के लिए, वो होता है एक एसिड फुस्चिन, तो विच इज ए कंपोज्ड ऑफ सोडियम एंड रोजनलिन ट्राई सल्फोनिक एसिड। तो देखो, ये ट्राई सल्फोनिक एसिड जो है ना, ये उसका मतलब एसिड नेचर इस वजह से हो गया था। सोडियम इज कलरलेस एंड द रोजनलिन ट्राई सल्फोनिक एसिड इज कलर्ड। तो एसिड डाइस्टेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू जो होते हैं ना, वो सेल्स के अक्सर साइटोप्लाज्म जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियस में नहीं होते ज़्यादा। तो क्योंकि हमने आँख से देखना है, तो इस हाँ, सब माइक वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक फीचर पे जाएंगे तो फिर तो न्यूक्लियस के अंदर भी बेसिक प्रोटीन हिस्टोन मौजूद होती हैं, लेकिन वो इतनी बारीक है कि आपको सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी हिस्टो की स्लाइड में नज़र नहीं आएंगी। आप जितनी कोशिश कर लो, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लेवल की बात है। फिलहाल जो बहुत ज़्यादा चीज़ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, वो न्यूक्लिक एसिड है, जो कि एसिडिक नेचर का है, तो इसलिए उसने ही स्टेन होना है। तो एसिडिक डाइस्टेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू, जैसे साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो भी मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में, उनको। द कलर्स इम्पार्टेड आर शेड्स ऑफ रेड, मोस्ट कॉमनली यूज एसिड डाई इज ईओसिन। तो ये जो होती है ना एसिडिक डाई, ये जनाब क्या करेगी कि रेड कलर देगी। जहाँ कोई चीज़ बेसिक चीज़ ज़्यादा पड़ी होगी, वहाँ तेज़ कलर आएगा, डार्क रेड आएगा। जहाँ कम होगा वहाँ लाइट सिंपल सा एक रेड आएगा। जहाँ बहुत लाइट होगा वहाँ पिंक पिंक आप लोगों को फील होगा। तो ये कंसंट्रेशन जितनी जैसे वेरिएट करेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, इसीलिए आप लोगों को साइटोप्लाज्म में रेड के डिफरेंट शेड्स नज़र आएंगे इसकी वजह से। और वैसे भी ये जो कार्बल फुस्चिन है, उसका कलर भी रेड ही होता है, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को स्टेन टीबी के बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, तो वो ब्लू बैकग्राउंड, अगर हम लोगों ने वो कौन सी होती है डाई, मेलाकाइट में नहीं, एक यार वो ब्लू, मिथाइलिन ब्लू सर। हाँ मेथिलीन ब्लू यूज की हुई हो तो वो ब्लू बैकग्राउंड में रेड कलर के बैक्टीरिया दिखते हैं, और अगर मेलाकाइट ग्रीन यूज की हो तो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में रेड दिखते हैं। ये कलर डालना पड़ता है ताकि वो कंट्रास्ट पैदा हो और एक चीज अच्छे से नजर आ जाए उसमें। कलर नहीं होगा तो वो नहीं नजर आएगी, फीकी रह जाएगी। अच्छा, तो इसी तरह ये जो सबसे ज्यादा एसिड डाई जो रूटीनली यूज होती है, वो ईओसिन है। ईओसिन जनाब रेड रेड कलर की होती है, तो वो हिस्टों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है। अगर ईओसिन के बारे में देखा पढ़ा जाए तो 90% उसका इस्तेमाल हिस्टों के अंदर एच स्टेनिंग के अंदर है, और फिर दूसरी स्टेनिंग्स में भी बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन ईओसिन का इस्तेमाल एक दूसरा टेस्ट है जिसमें स्पर्म की जिंदा होने और मुर्दा की परसेंटेज गिनी जाती ना, सीमेन एनालिसिस में, उसमें भी करते हैं। कभी पढ़ा? कभी पढ़ा सीमेन एनालिसिस के बारे में? यस सर। सीमेन एनालिसिस में ना ये भी बताना होता है ना कि कितने स्पर्म्स हैं, वो न्यूबॉर्न चैम्बर से काउंट करके। फिर ये भी बताना होता है कि उसमें वायबिलिटी कितनी है, कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं। ये भी मेल्स के अंदर इश्यूज होते हैं। तो क्या करते हैं कि सीमेन का थोड़ा सा हिस्सा ईओसिन के साथ मिक्स कर देते हैं, और उसका ड्रॉप, इस मिक्सचर का ड्रॉप डालते हैं स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड प्रिपेयर करके उसमें देखते हैं। अब आपने ना परसेंटेज निकालनी होती है, जैसे 100 गिने और उसमें देखना है
कि कितने सेल्स के अंदर कलर है उनके स्पर्म्स की हेड में और कितनों के अंदर कलर नहीं है। तो जिनके अंदर कलर इयोसिन का चला जाता है वो मुर्दा होते हैं, और जिनके अंदर नहीं जा पाता वो वायबल, वो जिंदा होते हैं। तो बस इस तरह परसेंटेज बताते हैं कि ना इतने परसेंट वायबिलिटी है इस बंदे के sperm। तो फिर बेसिक स्टेज वहाँ पे इयोसिन का इस्तेमाल होता है। तो बेसिक स्टेज इन द बेसिक डाइज द बेसिक component is colored and the SD components is colorless. The example is basic fuchsin। तो इसकी एग्जांपल बेसिक फुटसिन, अब इजी है नाम से, वो एसिडिक फुटसिन और ये बेसिक। तो बेसिक डाई स्टेन एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू जैसे न्यूक्लिक एसिड्स। द कलर्ड इम्पार्टेड आर शेड्स ऑफ ब्लू। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो हेमाटॉक्सिलिन होती है। तो हेमाटॉक्सिलिन मैंने तो जहाँ तक अब तक पढ़ा है, और मैं भी थोड़ा इतना नहीं पढ़ने का शौकीन, मैंने सिर्फ इसका हिस्टो में इस्तेमाल पढ़ा है। और इसका मेन टेस्ट कौन सा है? एच स्टेनिंग। तो हेमाटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग, तो उसके अंदर ये यूज़ होती है, ये सेल्स के न्यूक्लियस को ब्लू कर देती है। तो अब जितना वो आगे, न्यूक्लियस के भी ना डिफरेंट फीचर्स होते हैं, कोर्स क्रोमेटिन, फाइन क्रोमेटिन, ग्रेनुलर। तो वो इसी बेस पे ना अलग अलग दिखते हैं। अगर कहीं कंडेंस होंगे वहाँ गहरा गहरा कलर होगा, दानेदार आप लोगों को फील होगा कि कलर है, कहीं ज़्यादा गहरा है कहीं लाइट है, लेकिन ब्लू। अब जनाब न्यूट्रल स्टेन्स की तरफ बढ़ते हैं। इनको न्यूट्रल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट दोनों डाल देते हैं, तो ओवरऑल वो दोनों ने एक दूसरे को वो करके नॉर्मलाइज न्यूट्रल बन गए। तो ये जब डाई डालते हैं एक ही वक्त में, वो दोनों सेल्स के को ना में एक ही वक्त में दो कलर डेवलप होते हैं। साइटोप्लाज्म का कोई एक होगा, और वो क्या है कि न्यूक्लियस का कोई एक। जैसे क्या होता है, वैसे खैर उसको छोड़ो, ये एग्जांपल, क्योंकि इसमें ना इयोसिन और हेमाटॉक्सिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंटेनर में डाली जाती है। लेकिन इसकी ना एक बेस्ट एग्जांपल है रोमानोव्स्की स्टेन, जिसमें आती है लीशमिन। स्टेन्स है ना, इंसान है, इसी तरह स्टेन्स हैं। फिर जिस तरह पाकिस्तानी है, तो एक स्टेन्स की कैटेगरी है रोमानोव्स्की, ये हेमाटोलॉजी में यूज़ होती हैं, तो पेरिफेरल ब्लड फिल्म को स्टेन करने के लिए। तो उसमें जो उस खान ने पाकिस्तानियों में जो एक ख़ास एक स्टेन है ना, वो है लिशमिन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ख़ास नस्ल की स्टेन उनको रोमानोव्स्की स्टेन्स कहते हैं, तो उनमें आती है एक लिशमिन स्टेन। तो लिशमिन स्टेन के अंदर दोनों एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो पेरिफेरल ब्लड फिल्म के ऊपर डालते हैं, 2 से 3 मिनटों के बाद उसमें 6.8 pH का बफर मिक्स करते हैं। उसको मिक्स करने के बाद 10-12 मिनट बाद धो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो होते हैं एसिडिक कंपोनेंट्स जैसे न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल का, इजिनो, बेजो, मोनो, सब का वो ब्लू कलर का हो जाता है। और बाकी उनके साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो पिंक कलर के स्टेन होते हैं, और ग्रेश कलर के ये जो होते हैं आरबीसीज कलर्ड होते हैं। तो ये जो आप लोगों को आरबीसीज की पेरिफेरल फिल्म की जितनी भी पिक्स दिखाती जाती है ना, वो वही वाला कलर। तो अब मैं आप लोगों को कुछ पिक्स दिखाता हूँ। ये देखें, इसमें कचरा बहुत है। इसमें ये आरबीसीज हैं सारे के सारे, जिनके अंदर सेंटर पर और मतलब वो जगह जहाँ से प्लस निकल जाता है, तो वो जगह थोड़ी पिंच इन हो जाती है, तो वो लाइट कलर की दिख रही है। बाकी ये ग्रेश पिंक कलर के ये दिख रहे हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म को जिसने ना पिंक कलर देना होता है। और फिर ये बाकी उसमें पड़े हुए हैं दो डब्ल्यू, उनका न्यूक्लियस होगा बिल्कुल ब्लू साफ सुथरा, और बाकी उसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा या क्या कहते हैं पिंक। ये देखें, ग्रेश पिंक इसमें हो गए वो डब्ल्यू आर बी सी।
और जो WBC है उनका न्यूक्लियस हो गया, जो एसिडिक कंपोनेंट्स है ब्लू, और साइडों पे साइटोप्लाज्म पिंकिश। अब क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वो साइटोप्लाज्म की वेसिकल्स होते हैं, वो पिंक होते हैं, बस क्योंकि उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो वो उस वजह से आपको बीच में दाने दाने से नज़र आते हैं। अच्छा, फिर आता है हीमाटोक्सिलिन, जो कि बेसिक डाई है। तो ये ब्लू कलर की होती है, ब्लू इंक की तरह की। तो ये एक टिश्यू का सेक्शन है, ये HNE से स्टेन हुआ है। इसमें देखें तो ये सारे जहाँ पे न्यूक्लियस हैं, इसको इसने सब ब्लू कर दिया, और जो बाकी जहाँ जहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो वो जगह पिंक हो जाती है। तो ये देखें, इसमें भी जहाँ एसिडिक पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लूइश है ज़्यादा, मेनली न्यूक्लियस, और जहाँ पे वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं तो वो पिंकिश रेड कलर के हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट आप लोगों की लास्ट क्लास होगी कि नहीं, दो रहती हैं? दो रहती हैं कि एक रह गई क्लास इसके बाद? दो रहती है सर, एक आज होनी है, एक फ्राइडे वाले दिन होनी है। चलो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं कि ना इसके मेथड कितने होते हैं स्टेनिंग के। अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस जल्दी भेजना। ओके सर।